तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मुझे लगता है जब विमेन मिलिट्री पुलिस की इस देश में बात हुई तो देश में कमाल की कौतूहल थी, लेकिन जब मैंने पार्टिसिपेशन और जज्बा देखा गर्ल्स को इस देश में 10th लेवल पे फौज में, इंडियन आर्मी में एज ए विमेन मिलिट्री पुलिस, या हम कह सकते हैं सीएमपी, कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के रूप में जाते हुए, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए गर्व का विषय था। मैं कहना चाहता हूं बच्चों, आप सब बहुत मेहनत से तैयारी कर। 25 तारीख को सीईई बिल्कुल अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। मैं जानता हूं देश के किसी भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से अभी तक आपको मॉडल पेपर नहीं मिले हैं जो आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सके। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि मेजर कलसी परिवार सबसे पहले इस देश में स्पेशली सीएमपी, कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस कह लें, या डब्ल्यूएमपी, हम विमेन मिलिट्री पुलिस कह लें, इस एंट्री के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जबरदस्त मॉडल पेपर। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अब घबराना नहीं है। इन मॉडल पेपर पे जबरदस्त प्रैक्टिस करके आपको अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। और मैं समझा देना चाहता हूं देश की सारी के सारी लड़कियों को जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया है, आपको भी इंडियन आर्मी मौका दे रही है मिलिट्री पुलिस के सर्विसेज का। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मेजर कल से खुल चुका है ऑफलाइन प्रोग्राम लेकर के आपसे 1 जुलाई से, जहां जबरदस्त मिलिट्री पुलिस प्रिपरेशन के लिए स्पेशल बैचेस हम चला रहे हैं, जहां बच्चे आ रहे हैं और जम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और विमेन मिलिट्री पुलिस की सबसे पहले इस देश में स्पेशल बुक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से, जो बिल्कुल डेडिकेट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैं कहना चाहता हूं ये इस समय इंतजार का नहीं है, इस समय नए जोश, नए जज्बे के साथ लग जाने का है। और इसी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम इंडिया में लेके आ रहे हैं आपके लिए विमेन मिलिट्री पुलिस का मॉडल पेपर। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट शुरू करते हैं आपका मॉडल पेपर। जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। विमेन मिलिट्री पुलिस के सभी एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का मेजर कलसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए हम मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम में यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 15 क्वेश्चंस को जो हम आज आपके मॉडल पेपर में लेकर के आए हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। इन सभी प्रश्नों से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि किसी ऋण का 3/4 भाग देने के पश्चात 500 रुपया बकाया हो तो कुल ऋण की धनराशि आपको बतानी है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 3/4 लौटा देते हैं, उसके बाद भी आपको 500 रुपया बकाया रह जाता है आपका ऋण धनराशि। यानी कि अगर आपकी धनराशि x रुपया है तो आपने लौटाया कितना, x का 3/4। माना कुल ऋण की धनराशि x है, तो x का 3/4 आप पूरे ऋण में से माइनस करेंगे तो बच्चे 500 रुपया आना चाहिए। ध्यान देना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो। तो बच्चों यहाँ पे 4 का गुणा दोनों पक्षों में कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 4 गुणा में 500। यहाँ पे घटाएंगे x बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। x आपने माना था पूरी ऋण की धनराशि, यानी 2000 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको अगर शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहो, 3/4 यानी 4 में से 3 आपने ब्याज दे दिया, 4 में से 3 आपने ऋण को चुका दिया, 1 बचा हुआ है। तो 1 बराबर अगर बेटे 500 है तो 4 बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। 1 बराबर अगर 500 है तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 500। शॉर्टकट आप यहां से लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि उनमें एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की उम्र बताइए। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, योग बराबर होता है औसत गुणे में कुल संख्या। क्या होता है बच्चों? औसत गुणे में कुल संख्या। ध्यान से देखना। अब यहां से 30 छात्रों का अगर मैं योग कर दूं और 30 छात्र प्लस एक शिक्षक 31 लोगों का योग करके माइनस कर दूं, तो बच्चों ध्यान देना, एक व्यक्ति का योग आएगा। यानी कि अगर मैं कह दूं 30 गुना में 18, भैया 18 क्या है? औसत है। 30 क्या है? संख्या है। ये 30 छात्रों के कुल उम्र का योग है। अगर मैं बच्चे यहाँ पे टीचर को भी ऐड कर दूंगा तो 31 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 31 लोग। और 31 लोग अगर हो जाएंगे तो औसत कितना है? 19 है। 31 में 19 का गुणा करेंगे, ये 31 लोगों का योग है और 31 लोगों की आयु का योग है। ये 30 लोगों की आयु का योग है। अगर इसे माइनस करेंगे तो टीचर यानी अध्यापक की आयु आएगी। तो बच्चों देखते हैं, 19 से 19 में 30 57 57 और 58 है ना, माइनस 18 3 54 540। मेरे प्यारे भाई, अगर आप माइनस करते हैं तो 49 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 49 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो
मेरी प्यारी प्यारी सभी बहनें देखें, आप देखेंगे बेटे तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। 589 में 540 माइनस करोगे तो 49 वर्ष, जो कि यहाँ से शिक्षक की उम्र आएगी। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ से बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कभी भी अगर शिक्षक की आयु इस प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाए, इस प्रकार के प्रश्नों में अगर बच्चे पूछा जाए तो लिख देना, यहाँ पे लिख देना पुराना औसत प्लस वृद्धि और गुणे में कुल संख्या ध्यान देना, ये कुल संख्या है, यानी कि पुराना औसत है 18 है ना, प्लस वृद्धि 1 की हुई, 18 से 19 आया तो 1 की वृद्धि हुई, गुणे में कुल संख्या कितना बच्चे 31, क्योंकि 30 और एक अध्यापक दिया गया 31, तो 18 प्लस 31 बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा 49। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चन जो मैं लाया हूं एकदम टू द पॉइंट लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई हैं। ध्यान देना, 1100 लड़के यानी कि बॉयज जो हैं और गर्ल्स जो हैं, ये 1100 और यहाँ पे 900 है ना। अब कहता है 50% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में सफल हुए, असफल प्रतिभागियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। बच्चों अगर 50% लड़के सफल हुए होंगे तो 50% लड़के फेल भी हुए होंगे, यानी असफल की संख्या मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि असफल वालों का अगर प्रतिशत निकालना है तो कुल संख्या निकालना जरूरी है। 50% 1100 का 50% यानी कि 1100 का आधा कर दीजिए, 550 आ जाएगा। 50% 50-50। यहाँ पे बेटे आपको समझना चाहिए कि 40% लड़कियां सफल हुई हैं तो असफल होंगी 60%, तो 900 का 60% अगर हम निकालेंगे तो देखिए 900 का 60%, 60 बटा में 100, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 9 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा, 954 और 1 जीरो। बच्चों इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 1090 छात्र ऐसे होंगे जो कि असफल हुए होंगे। कितने में से 11 और 9 20, यानी 2000 कुल छात्र हैं, 2000 में से 1090 फेल हुए, असफल हुए। तो असफल का प्रतिशत जब निकालोगे तो असफल की संख्या बटे में कुल छात्र और गुणे में 100। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी संख्या को, किसी भी चीज का प्रतिशत बनाया करो तो उसे ऊपर रखा करो और उसका जो तुलनात्मक मान हो, उसका जो मूल मान हो उसे नीचे रखा करो, 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा दिया करो। बच्चों 1 2 3 3 जीरो से कटा, यहां से आप काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54.5%, 54.5% should be the correct answer of this question. So guys, मुझे लगा ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम देखें तो ये आपका साधारण ब्याज से सवाल है, आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। 6 रुपए प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया हो जाएगा? किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया हो जाएगा? बच्चों 6 रुपया प्रति सैकड़ा का मतलब है कि 6% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष, 100 रुपए में 6 यानी 6%। अगर 6% ब्याज बेटे 1 साल मिले तो 5 साल अगर ये ब्याज मिले तो 6 पंचे 30 यानी कि 30% आपको ब्याज मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा मूलधन 100% होता है, मूलधन 100% होता है। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे बेटे तो मिश्र धन आ जाता है 100% और 30% यानी 130%। 130% बराबर 650 रुपया हो जाएगा, 130% बराबर 650 रुपया हो जाएगा। यानी 1% का अगर हम मान निकाले तो 0 से 0 कटेगा और 13 पंचे 65, यानी कि 100% का अगर हम मान निकाले बच्चों 500 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया आपका क्या आएगा? मूलधन आएगा। 500 रुपया क्या आएगा? मूलधन। मैंने बताया कि 100% मूलधन होता है, ये हमने आपको परसेंटेज से बताया। आइए हम एक तरीके से और बताते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों PRP अपॉन में 100, लेकिन अगर आपको मैं अमाउंट की बात करूं, मिश्र धन की बात करूं तो होता है P प्लस SI। क्या होता है बच्चों? P प्लस SI। तो यहां से मैं SI निकालता हूं। देखो यहां से मैं अगर SI निकालूंगा तो SI क्या आएगा? P आपको मालूम नहीं है, R आपका है कितना 6 है और सोना कितना है 5 और से बटे में 100। बच्चों ये 30 बटे, देखो ये हो जाएगा 30 P बटे में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 P बटे में 100।
तब आप कहेंगे अमाउंट है आपका 650 रुपया बराबर p प्लस ये हो जाएगा 30p बटे में 100। तो बच्चों हम 100 का गुणा दोनों पक्षों में कर दें, 100 का गुणा दोनों पक्षों में कर दें, ये हो जाएगा 100 गुणा में 650 बराबर ये बेटे हो जाएगा 100p और प्लस 30p, है ना। यहाँ पे 100 का गुणा करोगे 100 कट जाएगा, ये 130p हो जाएगा। तो p का मान जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा में 650 बटे में 130, है ना। 0 से 0 काटोगे 13 पंचे 65, 5 का गुणा 100 में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? 500 होगा। बच्चों आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ से हमने बेसिक से बता दिया, बेसिक से भी देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा, बेसिक से समझो। और इसके बाद हमने ट्रिकी आपको परसेंटेज से लगाने के लिए बताया, देखो 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन हो गया था। आपको दोनों अप्रोच रखना है, बेसिक आपको सीखने के लिए है और परसेंटेज आपको आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए है, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए है, ताकि एग्जाम में देखो ये होता क्या है, एग्जाम्स में ज्यादातर जो टाइम लगता है वो मैथ्स वाले सेक्शन में ही लगने वाला है। तो मैथ्स वाले सेक्शन में टाइम लगने वाला है तो बेटे मैथ्स देखो कभी-कभी क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में हम टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हम दोनों चीजों लेके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल क्या कहते हैं बेसिक भी सीखना है और उस पर ट्रिकी अप्रोच भी सीखना है, ताकि किसी भी प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे जरूर कर लें। और ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आप लोगों को पूरा एक एक क्वेश्चन समझना है और इसकी ये विश्लेषण करना है, ये भी ध्यान देना है कि कहां पर क्या चीजें आपको पकड़नी है, कहां पर क्या चीजें आपको नहीं मिल रही हैं। अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी देखना धीरे-धीरे हम आपके लिए बहुत सारे मॉड्यूल को लेके आएंगे और साथ ही साथ आपके लिए हम बेहतरीन क्लासेस भी लेकर के आएंगे और आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा उससे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। बच्चों आपको मालूम है कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है यूनिटरी मेथड वर्क एंड टाइम, है ना। तो वही से ये क्वेश्चन है बच्चों। मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है m1 d1 m2 d2। m1 यानी कि व्यक्ति, m1 माने मैन और d1 है डे यानी टाइम, है ना। तो ये 12 व्यक्ति हो जाएगा और डे कितना है 20, है ना। d1 20 है और m2 आपको निकालना है बेटे, पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति, और d2 कितना है बेटे 15 है, 15 का गुणा कर दो। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें देखें, m2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 12 गुणा 20 डिवाइड बाय 15, 5 नहीं 15, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा, 4 चौक 16, यानी कि 16 व्यक्ति अगर काम पर लगा दिए जाए, 16 व्यक्ति अगर काम पर लगा दिया जाए तो वह कुआं 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, कहता है कि एक दुपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक करता है। x का मान फीट में बताना है। ध्यान से सुनो, मैं बता आपको जो समझाने जा रहा हूं। कोई मान लीजिए कि गाड़ी है, कोई बाइक है, कुछ भी है, उसके दो पहिए होते हैं, एक आगे और एक पीछे वाला। तो मान लीजिए यहां से कह रहा है कि सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है। परिधि मतलब समझते हो, परिधि मतलब जैसे ये पहिया है ना, तो ये पहिया है, तो पहिया है, इस पूरी लंबाई जितनी होगी ना, ये पूरी परिधि, इसी को कहते हैं सर्कल यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कौन है, पहिए की परिधि कौन, दोनों एक समान है, क्योंकि पहिया जो होता है वृत्त के रूप में होता है। परिधि का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, है ना। जैसे कि आप इसकी जो है पूरी बॉर्डर की लंबाई आप काउंट कर लो, पूरे बॉर्डर की लंबाई निकाल लो, वही हो जाएगी परिधि। तो बच्चों आपको मालूम है ये होता है 2 पाई आर, है ना, आपको याद भी आ रहा होगा, सर्कल में आपने पढ़ा होगा। तो परिधि यानी कि एक चक्कर में इसके द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होता है पहिए की परिधि। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए जितनी भी दूरी चलनी हो, तो कोई एक निश्चित दूरी है, उस निश्चित दूरी को चलने के लिए अगर किसी पहिए को मान लीजिए 10 चक्कर चलना पड़े, 10 चक्कर में वो दूरी तय हो, तो बेटे एक चक्कर में जितनी दूरी चलेगी उसी का 10 गुना कर दोगे तो वो आपकी कुल दूरी निकल के आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे कुल दूरी का फॉर्मूला होता है, कुल दूरी का जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बराबर होता है यन चक्कर इंटू परिधि, यन चक्कर इंटू परिधि, यानी ये परिधि है, एक चक्कर में चली गई दूरी, और यन यानी कुल चक्कर। तो ध्यान से देखो, अगर x दूरी है, एक x दूरी है, x दूरी को चलने के लिए, x दूरी को चलने के लिए आगे वाली जो पहिया है उसको जो है 10 चक्कर ज्यादा चलना पड़ता है पीछे वाली पहिया से। क्यों? क्योंकि पीछे वाली पहिया बड़ी है, तो इसलिए वो कम चक्कर चलती है और आगे वाली पहिया ज्यादा चक्कर चलती है।
तो मान लीजिए कि अगर आप पीछे वाली पहिया जो कि 9 फीट की है, जो बड़ी है, मान लीजिए वो n चक्कर चलती है, तो बेटे अगर वो n चक्कर चलती है, उसका एक परिधि है 9 फीट। तो बेटे बड़ी वाली पहिया यानी पीछे वाली पहिया के द्वारा चली गई कुल दूरी इतनी हो जाएगी, और ये दूरी x है, ये दूरी x है, और इसी दूरी को तय करेगी छोटी आगे वाली पहिया जो कि छोटी पहिया है। तो छोटी पहिया जब चलेगी तो वो 10 चक्कर ज्यादा लेगी, यानी n प्लस 10 चक्कर चलेगी, और n प्लस 10 यानी कि ये n का मान हम यहाँ रखे हैं, और परिधि यानी कि 6। बेटे ये दोनों बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? बराबर इसलिए होगा क्योंकि यह भी x का मान है, ये भी x का मान है। ये x का मान क्यों हुआ? ये बड़ी वाली पहिया के द्वारा चली गई दूरी और ये छोटी वाली पहिया के द्वारा चली गई दूरी है। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से n का मान निकलेगा, ये हो जाएगा 9n बराबर में ये हो जाएगा 6n प्लस 60। बच्चों 6n को इधर लाएंगे 3n हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे मेरे प्यारे बहने, यहाँ से आंसर आ जाएगा 20, यहाँ से आंसर आएगा 20। 3 से भाग दे दो 60 में 20 आएगा। जब n का मान 20 आ गया, x का मान निकालने के लिए n का मान चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों में से आंसर ठीक आएगा। बेटे यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 20 और गुणा में 9, 20 9 180, 180 फीट की वो दूरी होगी, 180 फीट की वो दूरी होगी जिसे इन दोनों पहियों को तय करना है। क्लियर है बच्चे? तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से समझोगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बढ़िया से समझाऊं, है ना? तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, आपको समझाना है, इसे हमने इतना टाइम दिया। तो आप जिस बच्चों को अगर कम समझ में आया है, आप वीडियो को दोबारा पॉज कर बैक करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, एक व्यापारी है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट दे दे तो उसे लेन देन के लिए कितना उसका लाभ प्रदर्शित होगा, इस बात को समझना है। देखिए मैं पहले आपको मेथड नंबर 1 से बताता हूं, फिर मैं आपको ट्रिकी अप्रोच बता दूंगा। अगर बच्चे उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो वह दाम बढ़ा देगा 20%। कितना परसेंट? 20%। तो यानी कि 120 हो गया। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एमपी। एमपी यानी मार्क प्राइस। अब यहां से 5% का डिस्काउंट दे रहा है, एमपी से, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी से मिलता है। 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 120 का 5% बच्चे, 120 का 5% होता है 6 रुपया। 120 का 5% कितना होगा? 6 रुपया। कैसे निकालोगे? 120 का 5% यानी 5/100। एक जीरो यहां से काटिए, 5 से काटेंगे 5 गुना 10, 2 से काटेंगे 6, है ना? मैंने डायरेक्ट निकाला 12 पंचे 60, एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो 60 का कटेगा, 6 बचेगा। 120 में 6 बटा माइनस करोगे तो 6 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 114। अब 100 रुपए में खरीदे हो 114 रुपए में आप बेचोगे, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो बेटे आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा? 14% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 14%। ये तो हमने आपको मेथड 1 से बताया। बच्चों मेथड नंबर 3 देखो, ये ट्रिक याद कर लो, इस ट्रिक से हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x y 100। इसमें बेटे क्या है कि x जो है जो वृद्धि करेगा उसको प्लस लेना, और जो कमी करेगा जो डिस्काउंट करेगा उसे माइनस ले लेना, ठीक है? इसको मैं और आपको शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूं। देखिए यहां से मैं आपको पूरा फॉर्मूला एग्जैक्ट दे रहा हूं, क्योंकि इसमें एक बार वृद्धि और एक बार कमी पक्का ही है, क्योंकि एक बार आपको दाम बढ़ाया जाएगा, एक बार छूट दिया जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस। इस ट्रिक को याद कर लो, x माइनस y माइनस x y के मान में 100। तो बेटे देखो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 माइनस 20 गुणा में 5 बटे में 100। याद कर लो, यहां से आपका आंसर हो जाएगा 20 पंचे 100, 100 से 100 कटेगा 1 आएगा। 20 में बेटे माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6, आपका आंसर आएगा 14%। आप चाहे तो इस ट्रिक को डायरेक्ट यूज करें बच्चों, x माइनस y माइनस x y अपान 100। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जान लीजिए कि जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ाया जाए, फिर डिस्काउंट दिया जाए, और तब आपसे पूछा जाएगा कि कितना लाभ हानि हुआ। अगर बेटे ये वैल्यू माइनस में आती तो हानि हो जाता, अगर ये वैल्यू प्लस में आया है तो लाभ हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे चुटकियों में बता दोगे। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई बतानी है। बच्चे याद रखना आपको यहां मैं बता दूं, जो लंबाई यानी कि दूरी पूछा है, ध्यान देना, लंबाई यानी कि दूरी। जब भी ट्रेन किसी डिस्टेंस को कवर करती है, यानी कि 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो ध्यान देना ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस होता है पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई,
यानी कि अगर हम दूरी बराबर लिखें, डिस्टेंस बराबर लिखें, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पे सब मीटर और सेकंड में है तो हम इसे भी मीटर सेकंड में बनाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है। ये है चाल और गुणे समय यानी कितना 12 सेकंड। बच्चों हम यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 गुना 12, 6 गुना 18, 3 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 40। अब अगर हम कुल दूरी निकालें, देखिए ये हो जाएगा 5 गुना 10 ये 400, 400 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये 400 मीटर जानते हो क्या है, पुल की लंबाई यानी 100 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई यानी यल। अगर मान लीजिए ट्रेन की लंबाई यल है तो यल का मान आप निकालोगे बच्चों तो 300 आएगा। यल का मान निकालोगे तो 300 आएगा। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखो सिंपल फार्मूले से आपको लगाना सिखा रहे हैं। जानते हो ऐसे प्रश्नों को आपको करने के लिए देखिए बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला दूरी बराबर 4 गुणे समय से सिखा दे रहे हैं बेटे। आपको ये फार्मूला बचपन से याद है ना। तो मेरे पढ़ाने का बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। आप देखेंगे एक चीज हमेशा जब आप हमसे जुड़ेंगे क्लासरूम में आप हमारे साथ आएंगे तो आपको एक चीज यहाँ से महसूस होगा कि आपने बचपन में जो पढ़ा है ना उसी चीज को मैं यूटिलाइज करके आपको कैसे चीजें सिखा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सारा मैथमेटिक्स सारा मैथ्स आपको से चुटकी मारने लगेगा। और साथ ही साथ जो कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं उनके लिए मैं आपको इतना बेहतरीन सॉकेट दूंगा, इतना बढ़िया कांसेप्ट दूंगा कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स सीखोगे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करें बच्चों, देखिए एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान की परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। बच्चों अगर ध्यान देना यहाँ पे परिमाप बराबर करना है। क्या बराबर करना है? परिमाप। तो आइए पहले हम वृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल से हम r का मान निकालेंगे और फिर परिमाप निकालेंगे। बच्चों पाई r² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3850। पाई r² क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखो 22/7 गुणे में r² बराबर 3850। जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 22, 11 से काटेंगे 11 3 35, 11 5 55 0। फिर 2 से काटेंगे बेटे ये हो जाएगा आपका 175। अब 7 का गुणा r² बराबर हो जाएगा 175 और गुणा में 7। तो बेटे r का मान निकालोगे तो 35 आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि 175 और 7 175 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 7 और एक 7 और है। तो बेटे जब r का मान निकालोगे तो ये पूरा का पूरा वर्गमूल में हो जाएगा। जब r का मान निकालोगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 7 गुणे 7 का वर्गमूल 7 तो 5 7 35। r का मान जब हमने 35 निकाल लिया तो हम 2 पाई r निकालेंगे क्योंकि 2 पाई r बराबर बेटे 2 पाई r बराबर ध्यान दो 2 पाई r बराबर 4a है। ये है वर्ग का परिमाप, ये है वृत्त का परिमाप। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 गुणा में 22 बटा में 7 और गुणा में यहाँ पे r है 35 बराबर 4 गुणा में a। देखो a का मान मैं निकाल रहा हूँ। 4 से मैं काटूंगा तो बेटे 2 से काटूंगा 2 गुना 4, 2 से काटूंगा 11, 7 से काटूंगा 7 पंचे 35 यानी कि 11 पंचे 55। 55 आपका आया। 55 क्या आया? 55 मीटर आपका आया वर्ग की भुजा। जब वर्ग की भुजा 55 आई तो क्षेत्रफल निकालना है तो a² बराबर हो जाएगा 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। बच्चों मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसको जल्दी से निकालते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले 25 लिख देना और फिर जो संख्या बचती है वो और उससे आगे वाली संख्या का गुणा कर देना और उसको लिख देना 3025। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3025 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गन पाउडर को नाइट्रोजन सल्फर और चारकोल को, गन पाउडर है नाइट्रोजन सल्फर और चारकोल को 32:4:8 में मिलाकर बनाया गया है। 242 किलोग्राम पाउडर में सल्फर की मात्रा कितनी होगी? ध्यान देना 32 4 8 यानी कि 32x हो जाएगा नाइट्रोजन, 4x हो जाएगा सल्फर और 8x हो जाएगा चारकोल। इनको पूरा जोड़ दोगे 32 8 40 और 4 44। 44x पूरा गन पाउडर बनेगा जब इतना रेशियो 32x 4x और 8x हो गए। यानी कि बच्चों 44x बराबर अगर 242 हो जाए तो x का मान अगर निकालोगे हो जाएगा 242 बटे में 44। 11 से भाग दोगे 11 × 44 11 × 22 11 × 22। 2 से काटोगे 2 × 4 ये 11 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 11/2 x का मान आया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें सल्फर की मात्रा कितनी है। तो सल्फर की मात्रा आपने 4x लिया था। 4x का जब मान निकालोगे 11/2 × 4
2 गुना में 4, 11 गुना 22, यानी कि 22 किलोग्राम क्या होगा, सल्फर होगा जब 242 किलोग्राम गन पाउडर होगा। बस समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है और इसको सिंपल तरीके से आप इसको अलग-अलग कर सकते हैं। जब हमें निकालना होता चारकोल तो मैं 8 का गुना करता, जब मुझे निकालना होता नाइट्रोजन तो मैं 22 का 32 का गुना करता, है ना बच्चों? चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो संख्या का लॉग एवं मसा क्रमशः 736 और 124 है। यदि इनमें से एक संख्या 248 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। ध्यान रखना, जब किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया रहे और कोई भी एक संख्या दी रहे और दूसरी संख्या पूछे तो बच्चों एचसीएफ इनटू एलसीएम यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1736 गुणा में 124 बराबर में पहली संख्या 248 है, दूसरी संख्या बच्चों आपको निकालनी है। 124 से भाग करके दो बार जाएगा, सीधे सीधे लिख रहे हो 124 गुणा 248, 2 से भाग करके बेटे यहाँ पे 2 8 16, 2 7 12, 2 8 16, 868 दूसरी संख्या हो जाएगी 868, यानी पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। बच्चों आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ की जो प्रश्न है, यानी कहीं न कहीं हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कभी भी अगर किसी भी संख्या को उसमें से घटाने जोड़ने की बात करें, पूर्ण वर्ग की बात करें तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करना। बच्चों जिसको भाग विधि ना पता हो अच्छे से आप सीख लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। हम किसी भी संख्या का अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे तरफ से हम पावर इसका जो पेयर बनाते हैं। देखिए अब ये 54 है तो हम यहाँ पे 7 से ले जाएंगे, 7 7 49, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, आप लोगों को मालूम है यहाँ पे घटाया जाता है। ये आपका हो जाएगा बेटे 5 और यहाँ हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम उतारेंगे तो पूरा पेयर उतारेंगे, हमेशा याद रखना हमेशा पेयर उतारा जाता है। 14 चौका 56 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 चौक 16, 14 चौका 56 56 और 1 57, ये माइनस होगा बट यहाँ पे ऐड होगा बेटे, ये हो जाएगा 148 और यहाँ पे 11 माइनस 6 बराबर 5 और ये 8 में 7 में 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ उतारेंगे 62, है ना? जब भी उतारिए पूरा पेयर उतारिए। अब देखिए ये 14 और ये 15 एक बार पार आ जाएगा, एक यहाँ लिखिए एक यहाँ लिखिए, ये पूरा हो जाएगा 1481। माइनस करिए, ये आएगा 1 और 16 में से 8 जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों अगर यही शेषफल ना आया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, यानी कि किसी संख्या को इसमें से माइनस कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि 81 को घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, 81 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आइए बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिलीप तथा मनोहर ने एक व्यवसाय में क्रमशः 1 लाख रुपया एवं 1.5 लाख रुपया लगाए हैं। कुल लाभ 2400 रुपए में से प्रत्येक का हिस्सा बताना है। बच्चों लाभ बराबर होता है उनके द्वारा लगाए गए पूंजियों का अनुपात। ये ऐसा तब होगा जब दोनों के द्वारा समय समान है, दोनों के द्वारा उनकी जो पूंजी लगी है शुरू से लेकर अंत तक अगर बिजनेस पे रहे, यहाँ पे समय की बात नहीं किया है तो ये अंडरस्टूड है कि शुरू अगर 1 साल का बिजनेस हुआ है तो दोनों का पैसा 1 साल लगा है, अगर 2 साल तक बिजनेस हुआ है तो सभी दोनों का पैसा 2 साल तक लगा है। ये अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पे समय की बात बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी कि इनकी पूंजी का अनुपात बराबर इनके लाभों का अनुपात 1 लाख अनुपात 1.5 लाख। अगर बच्चों आप करोगे तो 4 जीरो यहाँ से काटोगे, 4 जीरो यहाँ से काटोगे, 5 गुना 10 5 15 2:3 में इनका लाभ बांटा जाएगा, यानी कि दिलीप का लाभ हो जाएगा 2x और मनोहर का लाभ हो जाएगा 3x। इन दोनों को जोड़ दोगे तो लाभ हो जाएगा 5x। तो बच्चों 5x बराबर हो जाएगा 2400, 5x बराबर हो जाएगा 2400, x का मान निकालोगे तो हो जाएगा 480, 5 से भाग दोगे 5 चौक 20 5 8 40 जीरो बेटे x बराबर 480 हो गया। आपको दोनों का लाभ निकालना है, 2x बराबर निकालोगे 2 का गुणा करोगे 960 रुपए आएगा और 3x बराबर निकालोगे बच्चों 3 का गुणा करोगे 1440 रुपए आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लास्ट वाला आंसर हो जाएगा 960 रुपए और 1440 रुपए। तो आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने वही सारे टॉपिक उठाए हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं और इन हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन चैप्टर से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए
यदि x माइनस 1 अपान x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान निकालिए। बच्चों यदि मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह लिख दे रहा हूँ, यदि x माइनस 1 अपान x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर हमेशा याद रखिएगा a स्क्वायर प्लस 2 होता है। यानी कि k का मान यहाँ पे दिया है 5, नीचे इसका मान हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25, 25 में 2 27। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 27। एक फार्मूला और लिख दे रहा हूँ, यदि x प्लस 1 अपान x बराबर अगर k है और तब आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान बताइए तो बच्चे ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2। तो आइए हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। देखिए नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं k और l समांतर हैं, a डिग्री प्लस b डिग्री का मान बताना है। बच्चों इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप लोग देखो, इस डायग्राम को देखो, यहां से ये डायग्राम इसको कहा जा रहा है a डिग्री है, इसको कहा जा रहा है b डिग्री है और ये कहा जा रहा है 45 डिग्री है। मैं आपको बता दूं ये आपका जो है बेटे क्या कहते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रांसवर्सल लाइन समझिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जो है अल्टरनेट एंगल से बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चों अल्टरनेट एंगल से मैं आपको सीधे बता दूं कि इस तरह के डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल होता है बच्चों ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा बच्चों? a प्लस b का मान क्या होगा? 45 होगा। इन्हें कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखें। यहां से हम देखिए मैं इनको आपको बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे बच्चों यहां पे देखिए क्या है कि मैं इन्हीं के जो है पैरेलल लाइन खींचाऊं। अगर इस लाइन को मैं यहां पे आगे बढ़ा दूंगा बेटे देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। और अगर इस लाइन को मैं यहां पे आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा। ये पूरा एंगल बच्चों होता है a प्लस b और इसका मान दिया हुआ है 45 डिग्री, a प्लस b बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। और इस पूरे वीडियो से इस पूरे मैथ्स के सेक्शन से कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। लगातार बने रहिएगा। इसी तरह से हम और भी मॉडल पेपर जो है 1 बाय 1 लेकर के आएंगे और आपको कहीं न कहीं आपकी तैयारी में ढाल देंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे और अपनी पढ़ाई में और लगातार मन लगाइए ताकि आप अपने एग्जाम को सफल बनाएं और आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। और इसमें बेटा देखिए GS की सबसे बड़ी खासियत होती है ये ट्रिकियल है। इसको जितना ज़्यादा आप याद करेंगे रटेंगे उतना तेज़ी से यह आपका सॉल्व होगा। बहुत अच्छा अंक देता है, मेरिट खूब बढ़ाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ IMF is located at option A Washington DC। Come to the next। अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑप्शन A शोरा। कम टू द नेक्स्ट। चिली की राजधानी है। कैपिटल ऑफ चाइल्ड इज सैंटियागो। यहाँ भी ऑप्शन ये। कम टू द नेक्स्ट। तुर्की की मुद्रा है। करेंसी ऑफ टर्की इज लीरा। यहाँ भी ऑप्शन ए सही हो गया बेटा। सौरभ चौधरी संबंधित हैं। सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू शूटिंग। ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्क सिटी ऑफ फ्रांस कहा जाता है। सिल्क सिटी ऑफ फ्रांस आर कॉल्ड लियॉन। ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 8। जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड। ऑप्शन बी रूर क्षेत्र, रूर प्रदेश, जो कि कोयले का बहुत फेमस वर्ल्ड स्तर का एक ख्यात प्राप्त स्थान हुआ करता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा रिवर फॉल्स इन कैस्पियन सी। ऑप्शन डी। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कम टू द नेक्स्ट। मैक्सवेल शिखर किस ग्रह पर स्थित है? प्लैनेट। यहाँ पर आप देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखें।
मैक्सवेल शिखर किस ग्रह पर स्थित है? मैक्सवेल पीक इज लोकेटेड ऑन विच प्लैनेट? इसका करेक्ट ऑप्शन बी अर्थात वीनस। मक्का की पेटी स्थित है, कॉर्न बेल्ट इज लोकेटेड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूएसए। शरावती नदी गिरती है, शरावती रिवर फॉल्स इन। आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी अरेबियन सी। अगला प्रश्न देखते हैं डियर। मेघदूतम पुस्तक लिखी गई, मेघदूतम इज रिटन बाई कालिदास। ऑप्शन ये मुक्तिदाता उपाधि थी, मुक्तिदाता और लिबरेटर, वी कैन से लिबरेटर, although this is title was of ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता मौर्य। इसको आप याद कर लें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर, थैंक्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जगत तिवारी। चलिए मॉडल पेपर की श्रृंखला में और अभ्यास करते हैं और अपने डिफेंस के सपने को साकार करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास पहला प्रश्न ये दिया हुआ है बेटा कि एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय इकाई और एक पैरासेटिक सेकंड को घटते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। मतलब हमें पारसेक को, प्रकाश वर्ष को और खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एक घटते हुए क्रम में लिखना है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम पारसेक की बात करेंगे, जब भी हम पारसेक की बात करेंगे बेटा, पारसेक कितने ऑर्डर का होता है? 10 की घात 16 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करेंगे यानी लाइट ईयर की बात करेंगे तो 10 की घात 15 के ऑर्डर का होता है। और एक अगर हम आपसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई की बात करेंगे वो 10 की घात 11 मीटर का होता है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन है? पारसेक है, फिर प्रकाश वर्ष है और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। क्या बात समझ में आती है? 10 की घात 16, 10 की घात 15 और 10 की घात 11। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, पारसेक की इकाई क्या है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि पारसेक को कुछ और समझ बैठते हैं, समय समझ लेते हैं। लेकिन पारसेक या प्रकाश वर्ष की जब भी हम बात करेंगे तो ये हमारी दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है बेटा? दूरी की इकाई होती है। तो इस हिसाब से हमारा प्रश्न क्या होगा? इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का ए पार्ट यानी डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात होगी तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कोई हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो इसका उत्तर होगा बेटा ए पार्ट। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताया कि जब भी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की बात होती है वो 10 की घात 15 के ऑर्डर का होता है। और अगर इसकी हम सही वैल्यू को अगर हम लिखें तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के बराबर होती है। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, वैल्यू है हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को सिर्फ 10 की घात 15 याद है तो उस हिसाब से भी वो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी राशि ना विमाहीन हो और ना ही मात्रकहीन हो, मतलब ना ही यूनिट लेस हो ना ही डायमेंशन लेस हो। हमें एक ऐसी क्वांटिटी को बताना होगा बेटा। कैसे बताएंगे? देखिएगा ध्यान से कि सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। जब भी सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात आती है तो सापेक्षिक का मतलब होता है दो घनत्व का रेशो, दो घनत्व का अनुपात, मतलब d2/d1। तो अगर हम d2/d1 करेंगे तो ये तो मात्रकहीन भी आएगा और विमाहीन भी आएगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सापेक्षिक अपूर्णांक भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सापेक्षिक शब्द लिखा हुआ है। सापेक्षिक का अर्थ होता है बेटा n2/n1। तो अपूर्णांक का भी अनुपात है तो इसमें भी कोई मात्रक नहीं आएगा। सापेक्षिक वेग की अगर हम बात करते हैं, देखिए सापेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर हम VAB की बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B, इसका क्या सूत्र होता है बेटा? VA माइनस VB होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है? VA माइनस VB होता है। अगर VA माइनस VB होता है तो अगर इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। इसे काट के जीरो नहीं करेंगे, इसका कुल मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। कॉमन कर लेंगे तो यानी यही एक ऐसी राशि है
जो ना ही विमाहीन है और ना ही मात्रक है। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक कण यदि एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यदि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग, इसको समझिएगा, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से गतिमान है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? क्या चाल शून्य होगी? क्या त्वरण शून्य होगा? जब भी इसकी बात आती है तो आपने एक सूत्र पढ़ रखा होगा, ए बराबर क्या होता है? dv/dt होता है। यानी क्या होता है? उसमें परिवर्तन होता है वेग में। और जब भी एक समान वेग है तो यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यानी इसका आंसर तो त्वरण शून्य होगा, यानी एक्सीलरेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ बेटा, देखिए, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नियत रहता है, मतलब कौन कांस्टेंट होता है? यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, क्या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन, त्वरण, वेग, वेलोसिटी। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है, उसका वेग घटता है, विस्थापन बढ़ रहा होता है। लेकिन एक चीज हर बिंदु पे नियत रहती है, वो क्या होती है? हमारी त्वरण होती है। उसके एक बिंदु पे क्या होता है बेटा? हमारा क्या होता है? ये त्वरण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, यानी सी पार्ट आ जाएगा। त्वरण यानी कितना होगा बेटा? जी। हर बिंदु पे सेम ही रहेगा, वो भी किस दिशा में? नीचे की दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, किस रसायन शास्त्री ने स्थिर संरचना के नियम का प्रतिपादन किया? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी। ठीक है, तो बहुत आसान सा एक प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखिएगा। किस रसायन शास्त्री ने स्थिर संरचना के नियम का प्रतिपादन किया? विच केमिस्ट पोस्टुलेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? फेराडे, नील्स बोर, लुइस प्राउस्ट या एवोगाड्रो? तो सही आंसर है बेटा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर लुइस प्राउस्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? लुइस प्राउस्ट होगा। ठीक है, क्या क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जब एक, अगला प्रश्न है बेटा, जब एक क्षारीय धातु जल से प्रतिक्रिया करता है तो इनमें से कौन सी गैस बनती है? तो ये बात याद रखेंगे, व्हेन एन एल्कली मैटर रिएक्ट्स विद अ वाटर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। NH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस। वाई? एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन ग्राही मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी NH3 अगर लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होता है। इसका उत्तर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से, मोटार इनमें से किसका मिश्रण होता है? मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ CaO, CaCO3, बीघा चूना तथा जल, भुजा चूना, रेत एवं जल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी आपसे मोटार की बात की जाएगी तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें भीगे चूने की यूज नहीं करते हैं, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? भुजे चूने का प्रयोग करते हैं, यानी भुजा चूना, रेत और जल का मिक्सचर ही मोटार कहलाता है। इसका उत्तर सी पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ एक ध्वनि रोधक एजेंट की तरह प्रयुक्त होता है? टेट्राथाइल लेड, टेट्राइथाइल एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। जब भी ऐसी बात आती है, ठीक है, विच सब्सटेंस यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट, तो हमेशा याद रखिएगा टेट्राएथिल लेड इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? ए पार्ट आएगा। ठीक है, देखिए, चलिए आगे बात। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, किस में, कहाँ किए थे? जलीय पौधों की जड़ों में, शैवाल के तनों में, कार के एक पतले स्लाइस में, या कीटाणुओं में? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज कार के एक पतले स्लाइस में किया था। कार के एक पतले स्लाइस में किया था। ठीक है, स्लाइस ऑफ रॉक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि गन्ना एक उदाहरण है मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड या राइबोस शुगर का,
तो केन सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। केन सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। ठीक है बेटा, तो उसका सही आंसर आ जाएगा डाइसेक्राइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किस पदार्थ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल का विखंडन या वायुमंडल? तो जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होगी, लिबरेटेड ड्यूरिंग अ फोटो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम अ वाटर। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे इसका उत्तर आएगा बी पार्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किस पदार्थ से होता है? वो जल से होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है हमारे पास गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। कैलकुलेशन के बेस पे डिजिटल कंप्यूटर हमारा कार्य करता है, यानी गणना के बेस पे करता है। पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ है प्रोफेशनल कैलकुलेटर, पर्सनल कंप्यूटर की अटैच, पर्सनल कंप्यूटर या प्राइवेट कैलकुलेटर। तो जब भी पीसी के अर्थ की बात होगी तो हमारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, यानी हमारा इसमें सिंपल सा एक बात अगर हम करेंगे तो व्यक्तिगत यानी अटैच पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक है, जिसका उत्तर आएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है? मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? तो मेमोरी शब्द, द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू बाय लॉजिक, बाय कंट्रोल, फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम स्टोरेज। तो जब भी मेमोरी शब्द की बात हो रही है तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित होता है। तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? देखिए आपने बग शब्द काफी बार सुना होगा। तो जब भी बग का शब्द यूज होता है तो बग हमारा एरर होता है। बग क्या होता है बेटा? एरर होता है, यानी बी पार्ट होगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 किलो बाइट को 1000 बाइट मत कहिएगा। 1 किलो बाइट का मतलब होता है 1024 बाइट, 1024 बाइट। तो इसका उत्तर आएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, तो बेटा हमने इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायी होंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद।